तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप सेकेंड ए शोज रिएक्टिविटी बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इस वजह से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जो रिएक्टिविटी होगी वो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। यहां पे रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप is greater than the reactivity of second A group due to smaller size and high ionization of energy of second A group. That's why reactivity decreases from first A to second A. फर्स्ट ए की रिएक्टिविटी ज्यादा, सेकंड ए की रिएक्टिविटी कम। अगर ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लेकिन इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। जब हम नीचे ग्रुप में आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तरह, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेल्जियम का सरबरा, बेल्जियम का सरबरा, तो बेल्जियम का सरबरा में अगर हम नीचे आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो हमारे पास नीचे जो एलिमेंट होंगे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। वजह ये कि उनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ साथ उनसे इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, मुश्किल नहीं, आसान होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा उतनी हमारे पास रिएक्टिविटी आसानी से हो सकेगी। फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी हाई, रिएक्टिविटी इतनी कम, इनवर्स रिलेशन। मेटल के बारे में बता रहा हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन तो हम उसको कहते हैं ना कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, न्यू बॉन्ड फॉर्म्स। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, स्ट्रेंथ उनका हाई होगा, तो हमारे पास रिएक्टिविटी कम होगी। तो जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर होता है, बैरियर। किसी भी रिएक्टेंट को उससे जब हम गुजारते हैं तब जाके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये बैरियर बड़ा होता है, ये एनर्जी बड़ी होती है, तो हमारे पास रिएक्टिविटी कम होती है। हमने हाई एनर्जी देनी होगी ताकि वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हाई होगी, रिएक्टिविटी उतनी लो होगी। हाइड्रेशन एनर्जी, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाइड्रेशन एनर्जी, जब हम किसी चीज को वाटर में डाल देते हैं और वो हाइड्रेशन एनर्जी हाई देगा, तो वो उतनी जल्दी हमारे पास रिएक्शन शो करेगा, उनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी हाई है। जितना स्मॉल साइज का एटम होगा, जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी स्मॉल साइज में, तो उतनी हमारे पास उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई होगी। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास बेरिलियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाई होती, हाइड्रेशन एनर्जी के हाई होने से। लेकिन इस तरह सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी को इस फैक्टर में इन्वॉल्व करना कि रिएक्टिविटी इसकी वजह से होगी, गलत होगा। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से सिर्फ बॉन्डिंग नहीं होती या रिएक्टिविटी नहीं होती। हाइड्रेशन एनर्जी तो है, हाई है, लेकिन इससे ज्यादा हाई हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई है हाइड्रेशन एनर्जी से, तब भी हमारे पास रिएक्टिविटी कम होगी। तो अगर हम देख ले बेरिलियम के केस में, तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सही है, वो हाई है, लेकिन ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज लेस देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होगी वो हमारे पास बेरिलियम की हाई है हाइड्रेशन से। मतलब जितनी हीट रिलीज करेगा वो काफी नहीं होगा कि वो बेरिलियम को मजबूर कर ले उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। इस वजह से कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगा इसकी रिएक्टिविटी को आसान बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने इसको हाई हीट देना होगा, तब जाके ये हमारे पास रिएक्शन शो करेगा। बेरिलियम फिर भी हमारे पास लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज होगी, बेरिलियम की कम, मैग्नीशियम की ज्यादा, कैल्शियम की उससे ज्यादा, स्ट्रोंशियम की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी हमारे पास बेरियम की होगी। अब रिएक्टिविटी में हम डिफरेंट कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ और उनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम जो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे वो वाटर होगा। तो फर्स्ट सेकंड एक ग्रुप एलिमेंट के साथ वाटर को रिएक्ट करते हैं। तो जब भी हमारे पास बेरिलियम, चाहे हम इसको कोल्ड ले ले, कोल्ड, या चाहे हम इसको रेड हॉट ले ले, आप लोगों ने काफी दफा ये लफ्ज सुना होगा रेड हॉट। रेड हॉट कहते हैं जब हम किसी भी मेटल को हीट दे दे, हीट, और वो सुर्ख रंग में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह हम लोहे को गर्म कर देना और वो रेड हॉट में कन्वर्ट हो जाए, वो थोड़ा जल जाता है, और जब उसको लोहार इस तरह हथौड़ा मार के उससे तलवार या चाकू वगैरह बनाते हैं तो उसको कहते हैं रेड हॉट। तो वो रेड हॉट फिर रिएक्शन आसानी से करता है क्योंकि उसके साथ हाई एनर्जी होती है, उसने काफी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होती है। तो बेरिलियम चाहे रेड हॉट हो या चाहे कोल्ड हो, ये रिएक्शन नहीं करेगा। चाहे उसके साथ हम कोल्ड वाटर रिएक्ट कर ले, चाहे हॉट वाटर रिएक्ट कर ले,
बहुत ही हाई अमाउंट अगर हम हीट उसको दे दें तब जाके ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये फिर भी हमारे पास रिएक्शन नहीं करता। रेड हार्ट में या कोल्ड बेरिलियम, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, दोनों सूरतों में, दोनों नहीं बल्कि 4 सूरतें बन सकती है, 4 सूरतों में हमारे पास कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि बेरिलियम की जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका जो साइज है ये काफी हाई है। आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की हमारे पास 2600 है, 2600 किलो जूल पर मोल। सोडियम की हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 496। तो कितना बड़ा है हमारे पास इसका वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल साइज की वजह से बेरिलियम हमारे पास रिएक्शन शो नहीं करता। दूसरा रीजन हमारे पास ये है कि बेरिलियम के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा हुआ होता है। बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है, बेरिलियम ऑक्साइड BeO। ये बेरिलियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये बेरिलियम के सरफेस के ऊपर होता है। जब वाटर इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये लेयर इस कांटेक्ट बेरिलियम के साथ वाटर के कांटेक्ट को महफूज कर देता है, ये लेयर। तो इस वजह से ये लेयर फिर वाटर को बेरिलियम के साथ रिएक्ट होने नहीं देता। दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर हम लिक्विड वाटर में डिसॉल्व कर ले, उसमें डाल दे, तो जब हम मैग्नीशियम को लिक्विड वाटर में डाल दे तो हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। इस किस्म का सिंबल जब आप लोग देखोगे तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास गैस इवॉल्व होगा और यहाँ पे बबल्स बनेंगे, बबल्स बहुत कम बबल्स बनेंगे। स्लो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन हमारे पास स्लो रिएक्शन होगा जब हम लिक्विड में या कोल्ड वाटर में लेंगे। लेकिन जब हम मैग्नीशियम को वाटर के साथ मिलाएंगे और वो वाटर हमारे पास स्टीम में होगा, स्टीम में हॉट होगा, तो हमारे पास ये रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट, क्योंकि ये लिक्विड में एनर्जी कम होती है, कम एनर्जी पे स्लो रिएक्शन। स्टीम में हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन एनर्जी हाई होती है, तो वो एनर्जी मैग्नीशियम को और इनके वाटर के बॉन्ड को तोड़ने में कम आती है, जिस वजह से हमारे पास रिएक्टिविटी हाई होती है। तो फास्ट रिएक्शन और स्टीम की मौजूदगी में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास ऑक्साइड होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा बबल्स की फॉर्म में। एक ट्रिक है अपने लिए, यहां पे इसको सेव कर ले। सेकंड ए के एलिमेंट जब हम लिक्विड वाटर के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सेकंड ए के एलिमेंट जब हम स्टीम वाटर के साथ, स्टीम वेपर्स के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इन सारों में जो है ना फिर लागू हो सकता है, मां सिवाय बेरिलियम के, क्योंकि वो तो रिएक्ट नहीं होता। MgOH को अगर हम यहां पे थोड़ा डिस्कस कर ले तो ये हमारे पास लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल है हमारे पास वाटर में। और ये हमारे पास मैग्नीशियम का जो लेयर होता है, वाटर जब भी मैग्नीशियम के सरफेस के साथ टकरा जाते हैं, उनके साथ रिएक्शन शो कर देते हैं, तो हमारे पास MgOH बन जाता है। जब भी MgOH बन जाता है तो ये मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर बन जाता है एक लेयर की सूरत में। तो MgOH कम सॉल्युबल है वाटर में, तो इस वजह से हमारे पास ये जो लेयर बन जाएगी, ये नीचे मैग्नीशियम जो होगा उसको सेव करेगा कि वो मजीद रिएक्शन को शो ना करे मैग्नीशियम वाटर के साथ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिवाइजेशन, पैसिव करना, आहिस्ता करना, स्लो करना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिवाइजेशन। जब भी आप रिएक्शन करने लगोगे दो सब्सटेंसेस के दरमियान में, जब एक सब्सटेंस के ऊपर एक तह चढ़ेगा, एक लेयर बनेगा, तो वो लेयर दो सब्सटेंस के दरमियान में रिएक्टिविटी को कम करेगा। उस लेयर की वजह से जो रिएक्टिविटी में कमी आई है उसको कहते हैं पैसिवाइजेशन या पैसिवेशन। पैसिवेशन। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो ये सारे रिएक्शन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो एक्सोथर्मिक का जो प्रोसेस होगा वो वायलेंट होता जाएगा। तो जैसे हम नीचे आएंगे हमारे पास इसमें वायलेंस बढ़ेगा, वायलेंस। तो हमारे पास मैग्नीशियम में वायलेंस कम है, कैल्शियम में उससे ज्यादा है, स्ट्रोंशियम में फिर उससे ज्यादा, और हमारे पास सबसे वायलेंट एब्रप्ट जो हमारे पास रिएक्शन करता है वो हमारे पास बेरियम करता है। तो हाँ, अगर हम इनको वाटर के साथ मिला दें तो ये ज्यादा फेवरेबल जो कंपाउंड बनाते हैं ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। और वजह क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का हमारे पास साइज बड़ा है, बड़ा। तो बड़ा साइज केटाइन, बड़े साइज एनाइन के साथ हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ना कि हमारे पास ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड हमारे पास स्मॉल साइज होता है। तो हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जब भी हमारे पास वाटर के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास सारे हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ना कि ऑक्साइड।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बबल्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे थोड़ी फास्ट बबल प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे और भी हमारे पास बबल प्रोडक्शन फास्ट होगी, और यहाँ पे हमारे पास बबल प्रोडक्शन और भी फास्ट होगी, हीट इवॉल्व होना काफी बढ़ जाएगा। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमारे पास वाटर के साथ इनकी, तो कैल्शियम की कम, स्ट्रोंशियम का ज्यादा और बेरियम का सबसे ज्यादा, और इससे कम हमारे पास मैग्नीशियम का होगा। सॉल्युबिलिटी को अगर हम देख लें तो जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ेगी। जब जब हमारे पास बड़ा हाइड्रोक्साइड बनेगा, बड़े साइज वाला, तो हमारे पास जो इनकी रिएक्टिविटी हो, सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में, तो वो बढ़ेगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल है वाटर में, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। तो ये हमारे पास ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट की रिएक्टिविटी वाटर के साथ, और इनमें ये डिफरेंट पॉइंट्स है और एक्सेप्शंस है और जो ट्रिक्स है, इसको आपने कवर करना होगा। इसके बाद हम इनकी मजीद रिएक्टिविटी पढ़ेंगे इनके नेक्स्ट लेक्चर पोर्शन में। तो टॉपिक को कवर करने के लिए, लेक्चर को नोट करने के लिए, एक्सेप्शंस को समझने के लिए हमारे साथ रहिए। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए विद ऑक्सीजन। तो ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी शो करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, दूसरे हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सॉरी, सुपर ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे पर ऑक्साइड है, पर ये गलत है, ठीक है, ये पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, पर ऑक्साइड। इस गलती से आप लोग सीख सकते हो कि सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। फर्स्ट ए ग्रुप हमारे पास नॉर्मल पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बना सकते हैं, लेकिन सेकंड ए ग्रुप के हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। हमारे पास जो साइज होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड का छोटा होता है, और साइज ऑफ पर ऑक्साइड हमारे पास बड़ा होता है। तो जो पर ऑक्साइड्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड से। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि स्मॉल साइज केटाइन स्मॉल साइज एनायन के साथ मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, और लार्ज साइज केटाइन लार्ज साइज एनायन के साथ मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। जब हमारे पास सेकंड ए ग्रुप में स्मॉल साइज केटाइन होगा, वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड के साथ मिलकर स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब लार्ज साइज का हमारे पास केटाइन होगा, मिसाल के तौर पे बेरियम, तो वो लार्ज साइज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर लार्ज साइज ऑक्साइड बनाएगा, मतलब पर ऑक्साइड अपना बनाएगा। ग्रुप सेकंड ए डू नॉट फेवर्स फॉर सुपर ऑक्साइड। ग्रुप सेकंड ए की जो एलिमेंट्स है ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। क्यों? ये इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि सुपर ऑक्साइड काफी बड़ा होता है और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट छोटे होते हैं। तो जितना इनका साइज होता है वो मुश्किल से हमारे पास पर ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास आमतौर पे बनाते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज की वजह से सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सिर्फ हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो है पोटेशियम आयन, रुबीडियम और सीजियम, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड पे हमारे पास ओवरऑल 2 ऑक्सीजन के एटम पे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे हमारे पास -2 चार्ज होता है। हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पे -1 और दूसरे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, तो ये हमारे पास पर ऑक्साइड होगा। सुपर ऑक्साइड में हम अगर देख ले तो पूरे मॉलिक्यूल पे O2 पर -1 चार्ज होगा। हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे हाफ माइनस, और इस पे भी हम कह सकते हैं कि -1 और 2 और -1 और 2, तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो हमारे पास साइज सबसे बड़ा जो होगा वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड का होगा। इसका साइज सबसे बड़ा होगा सुपर ऑक्साइड का, फिर पर ऑक्साइड का साइज छोटा, और फिर सबसे छोटा हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड का साइज होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सेकंड ए ग्रुप में, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप सेकंड ए हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो चाहे वो दूसरे एलिमेंट के साथ हो। जनरल रिएक्शन अगर हम देख ले, ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 किस्म की रिएक्शन शो कर सकते हैं। एक हमारे पास ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट मेटल जो होंगे, मिसाल के तौर पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जब ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास MO 2MO बनाते हैं। मतलब ये कि हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो बनाते हैं, इसको फिर हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक किस्म का रिएक्शन हुआ। इसी तरह इसी सेकंड ग्रुप ए में हमारे पास ऐसे मेटल है, एलिमेंट है जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक्सेस अमाउंट में मिलते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है और ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट है।
ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, दो एटम के लिहाज से दो ऑक्सीजन है तो कम है, लेकिन एक एटम के लिहाज से दो ऑक्सीजन पर एक्सेस है, तो दो ऑक्सीजन एक के लिहाज पर हमारे पास एक्सेस में होगा और हमारे पास ये लार्ज साइज केटाइन पर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो स्मॉल केटाइन स्मॉल एनाइन के साथ मिलकर हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है और लार्ज केटाइन लार्ज एनाइन के साथ मिलकर हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है या यहाँ पे ऑक्साइड बनता है। तो ये है हमारे पास एक जनरल डिस्कशन अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट विद ऑक्सीजन। अब आते हैं वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। रिएक्टिविटी या रिएक्शन ऑफ बेरिलियम विद ऑक्सीजन। बेरिलियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बेरिलियम का साइज स्मॉल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल BeO हमारे पास एक नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड। तो बेरिलियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बेरिलियम का साइज काफी स्मॉल होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है, इस वजह से इसको एक्टिव करना रिएक्शन के लिए काफी मुश्किल होता है। हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा, तब जाके हमारे पास बेरिलियम के साथ हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना ये रिएक्टिविटी शो करके बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा। बेरिलियम हमारे पास पाउडर फॉर्म में हम लेंगे, मतलब ये कि रिएक्टिविटी को और भी आसान बनाने के लिए हम बेरिलियम को पाउडर फॉर्म में लेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल बेरिलियम के इर्द गिर्द हो जाए और इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। स्मॉल साइज अगर हमारे पास एक लार्ज ब्लॉक हो उसका हमारे पास सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन हम अगर उसको पीसेस में कन्वर्ट कर ले, टुकड़ों में कन्वर्ट कर ले, ग्राइंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तो जितनी सरफेस एरिया बढ़ जाती है हमारे पास रिएक्टिविटी भी हाई हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा? जब हमारे पास लार्ज ब्लॉक या लार्ज मॉलिक्यूल को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। हाई हीट रिक्वायर्ड, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास हाई हीट रिक्वायर्ड होता है। हाई EA मीन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कराने के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हाई हीट देना होता है हमें। BeO हमारे पास पार्शियली कोवेलेंट भी है और पार्शियली आयनिक भी है। अगर पार्शियली कोवेलेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एसिडिक नेचर रख सकता है, लेकिन अगर पार्शियली आयनिक है तो हमारे पास ये बेसिक नेचर रख सकता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड ज्यादातर आयनिक जब होंगे तो हमारे पास बेसिक होंगे, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो कोवेलेंट ऑक्साइड पर हमारे पास एसिडिक होंगे। BeO हमारे पास इस वजह से फिर एम्फोटेरिक नेचर रखता है। एम्फोटेरिक मतलब ये कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो BeO यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेस है, बेस और ये एसिड है, और नतीजे में हमारे पास यहाँ पे साल्ट बनाएगा और वाटर भी बनाएगा। तो हमारे पास ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो एक हमारे पास BeCl2 और H2O बन गया जो कि एक साल्ट और वाटर है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो BeO NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। BeO ये हमारे पास बेस है। अगर ये बेस है और रिएक्शन इसके साथ जो चीज कर रहा है वो हमारे पास एसिड कहलाएगा, एसिड। तो ये BeO यहाँ पे एसिड है। यहाँ पे हमारे पास Na2BeO2 बन रहा है जिसको हम कहते हैं सोडियम बिराइलेट। इसको मेटल कहते हैं इस वजह से जब हम कह लेना यहाँ पे कि जब भी बेरिलियम ऑक्साइड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास मेटालिक बिराइलेट बनता है, मेटालिक बिराइलेट। लेकिन यहाँ पे मेटल सोडियम है तो हम इसको सोडियम बिराइलेट कहते हैं और साथ में वाटर बनता है हमारे पास। BeO जो है ना हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जब ये हम ऑक्सीजन बेरिलियम की सरफेस पे रिएक्शन करता है तो एक लेयर बना देता है वहां पे, और वो लेयर हमारे पास एक टफ लेयर होता है। मजीद बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देता, रिएक्टिविटी में कमी लाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पैसिवेशन। जब किसी सरफेस पे एक लेयर बन जाए और वो लेयर मजीद रिएक्टिविटी को कम कर दे, इसको कहते हैं पैसिवेशन। BeO बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, हमारे पास ये वाटर में सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता। बेरिलियम असल में हमारे पास अपने बाकी मेंबर जो होते हैं इनके ग्रुप के, इनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फर्स्ट एक ग्रुप में हमारे पास लिथियम बाकी जो मेंबर है उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता था। ये इस वजह से क्योंकि इसका हमारे पास जो साइज होता है वो हमारे पास स्मॉल साइज होता है। इनकी जो हमारे पास डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, वो हमारे पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज
डेंसिटी। तो फेजान्स रूल के मुताबिक, फेजान्स रूल, हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज अगर किसी आयन में होंगे तो उसमें हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इस वजह से Be+2 हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से यहां पे हमारे पास जो BeO होगा वो हमारे पास कोवेलेंट ऑक्साइड होगा, कोवेलेंट ऑक्साइड, कोवेलेंट ऑक्साइड। और कोवेलेंट ऑक्साइड हमारे पास होता है बेसिक इन नेचर। क्या? बेसिक इन नेचर, बेसिक। लेकिन साथ में हमारे पास इसमें आयंस भी है, Be+2 O-2, तो ये तो आयंस है, और आयंस की वजह से हमारे पास इसमें आयोनिक कैरेक्टर है। तो आयोनिक भी है, बेसिक भी है, तो हमारे पास ये एम्फोटेरिक प्रूव हो गया। फिर ये तो मैंने कह दिया, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो ये था हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड के बनने का प्रोसेस और रिएक्शन। अब आते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में जो रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता। इसको हमने 600 या 600 से लेके 650 तक, 600 से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर देना होता है। और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का भी हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। हमारे पास बेरिलियम जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये हमारे पास पर ऑक्साइड नहीं बनाता ड्यू टू स्मॉल साइज। क्योंकि इसका जो स्मॉल साइज है ये स्मॉल साइज ऑक्साइड बनाएगा, और स्मॉल साइज ऑक्साइड हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है बेरिलियम से। अब इसके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बना दे, लेकिन पर ऑक्साइड मैग्नीशियम अनस्टेबल होता है, फिर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, वो स्टेबल होता है। वो जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मौजूदगी में हम उसको हीट देंगे तो ये हमारे पास जल जाएगा बिल्कुल, और ये हमें व्हाइट ब्राइट फ्लेम देगा, व्हाइट ब्राइट फ्लेम। MgO जो होगा वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड। साथ में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, एक्सेस में ज्यादा है, एक मैग्नीशियम पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास MgO2 बनाएगा, जो कि हमारे पास अनस्टेबल होगा। इस वजह से हमारे पास जो मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड की सूरत में होगा। पर ऑक्साइड मौजूद है हमारे पास, एग्जिस्टेंस रख सकता है, नेचर में है, लेकिन फिर अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बिल्कुल BeO की तरह, लेकिन ये थोड़ा लूजली प्रोटेक्शन करता है। ये प्रोटेक्शन में काफी हाई है इनकी प्रोटेक्शन, और इसकी प्रोटेक्शन काफी हाई नहीं है, थोड़ा उससे थोड़ा कम है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत स्लाइटली, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट हम कह सकते हैं वाटर में सॉल्युबल है, जिसकी वजह से हम फिर पैसिवेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा होगा इसमें, लेकिन BeO से थोड़ा कम होगा। तो ये जो प्रोटेक्शन लेयर है ये रिएक्टिविटी को स्लो कर देता है, और इस वजह से हमारे पास हीट फिर रिक्वायर होती है ताकि हम रिएक्शन कर लें। और जब हम हीट दे दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को खत्म कर दें तो फिर मैग्नीशियम नजर आ जाएगा, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन शो करेगा तो हमारे पास वहां पे इग्निशन का प्रोसेस होगा। ये जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेंगे। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ग्रुप में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसकी रेट बढ़ती जाएगी। कोवेलेंसी अगर हम देख ले, कोवेलेंसी तो जितना स्मॉल केटायन होगा उसमें कोवेलेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो बेरिलियम का जो हमारे पास +2 है वो स्मॉल है मैग्नीशियम +2 से, इस वजह से हमारे पास इसमें ज्यादा कोवेलेंसी होगी और इसमें थोड़ी कम कोवेलेंसी होगी। अब आते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन की तरफ। कैल्शियम जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, और कैल्शियम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ मिलकर, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे पास CaO2 जो कि पर ऑक्साइड हम इसको कहते हैं, पर ऑक्साइड, ये है पर ऑक्साइड। तो कैल्शियम हमारे पास पर ऑक्साइड भी बना सकता है, तो ये पर ऑक्साइड भी बना सकता है। तो नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में हमारे पास फिर कैल्शियम जो ऑक्साइड स्टेबल रखेगा वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड रखेगा। लेकिन बहरहाल जब भी कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर में जो हमारे पास सबसे ज्यादा बनेगा वो नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा होगा और पर ऑक्साइड कम होगा। बहरहाल मिक्सचर मिलेगा हमें। CaO जो होगा ये जब बनेगा तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा, ये बर्न होगा।
जब ये बर्न होगा तो हमारे पास जो कलर मिलेगा वो होगा ब्रिक रेड फ्लेम। ब्रिक रेड फ्लेम हमारे पास जो ईंट की तरह कलर होता है, सुर्खी माइल जो उसका रंग होता है, तो उसको कहते हैं ब्रिक रेड फ्लेम। और ये हमारे पास जो CaO फिर बन जाता है, इसका अपना कलर फिर व्हाइट सॉलिड होता है। CaO हमारे पास स्टेबल आयोनिक लेटेस रखता है, मतलब इनका जो लेटेस होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेटेस एनर्जी रखता है, स्टेबल होता है। वो ये है कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन, कैल्शियम कैल्शियम, बिल्कुल इस तरह हमारे पास एक क्यूबिक लेटेस बनाता है। फिर लेटेस्ट एनर्जी जो इनकी होगी वो काफी हाई होगी बनिस्बत इनकी आयनाइजेशन एनर्जी से। तो इस वजह से हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी इनकी काफी हाई है। जब काफी हाई है इनकी लेटेस्ट एनर्जी तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो जब हमारे पास ये रिएक्शन होता है, जब भी हमारे पास ये रिएक्शन होता है, तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी को खत्म करने के लिए जब हम एनर्जी देंगे, तो जैसे ही रिएक्शन होगा, जैसे ही लेटेस्ट एनर्जी को प्रोवाइड होगी और जो रिएक्शन होगा वो हाई होगी, लेटेस्ट एनर्जी हाई होगी, तो इस वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। अब ये एनर्जी हमें फ्री में मिली है, फ्री में ये एनर्जी फ्री में मिल जाएगी, और ये फ्री में जो एनर्जी मिल जाएगी ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आएगी, और इसकी वजह से हमारे पास फिर रिएक्टिविटी होगी। रिएक्टिविटी मतलब ये कि हम रिएक्शन नहीं करेंगे। इनकी लेटेस्ट एनर्जी जब हम वाटर में डाल देते हैं ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करने के लिए, तो हमारे पास ये जो लेटेस्ट एनर्जी है ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी इसको कि इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, और आयनाइजेशन की वजह से फिर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को जो फ्री में मिली है इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी असल में यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव। जब भी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, जब भी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, तो हमारे पास उस प्रोसेस को कहते हैं, कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगी कैल्शियम और ऑक्सीजन की, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैग्नीशियम और बेरिलियम को तो हम हीट देते थे, इसको हीट नहीं देंगे, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। कैल्शियम जब एयर में रिएक्शन करता है, एयर के साथ, एयर मतलब यहां पे हम मुराद लेंगे कि एयर में हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेस भी होते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, वो होगा स्लो, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन जब कैल्शियम ड्राई ऑक्सीजन से मुराद मेरी प्योर ऑक्सीजन है जिसमें मॉइस्चर या नाइट्रोजन वगैरह ना हो, तो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये था हमारे पास कैल्शियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ, और कैल्शियम जो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अदरवाइज पर ऑक्साइड भी बना सकता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, इस वजह से ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी और फेवरेबिलिटी है वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड की है। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ते हैं स्ट्रोंशियम और बेरियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रोंशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो स्ट्रोंशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना स्ट्रोंशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास पर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रोंशियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता। ये हमारे पास एक्सेस में नहीं है, एक्सेस में ऊपर है, ये लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटिंग अमाउंट में हो, ये हमारे पास एक्सेस है। एक्सेस तब होगा जब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोंशियम भी कम हो और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो, एक स्ट्रोंशियम 2 ऑक्सीजन। तो एक्सेस अमाउंट में जब स्ट्रोंशियम के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे पास SrO2 बनेगा, जिसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड ऑफ स्ट्रोंशियम। और इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रोंशियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाता। जब लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो हमारे पास फिर नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड दोनों बना सकता है। तो जब भी हमारे पास स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन में मिक्सचर हमें मिलेगा, मिक्सचर की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो मिक्सचर में हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड भी होगा और पर ऑक्साइड भी होगा, लेकिन इसमें हमारे पास फिर कैल्शियम की तरह नॉर्मल ऑक्साइड की मिकदार ज्यादा नहीं होगी, बल्कि हमारे पास इसमें पर ऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होगी नॉर्मल ऑक्साइड से। वजह क्या है? स्ट्रोंशियम ज्यादातर स्टेबल जो कंपाउंड बनाता है या ऑक्साइड बनाता है वो पर ऑक्साइड क्यों बनाता है? पर ऑक्साइड का साइज बड़ा है और स्ट्रोंशियम का साइज भी बड़ा है। तो स्ट्रोंशियम का बड़ा साइज बड़े ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, इस वजह से स्ट्रोंशियम ज्यादा फेवर करेगा हमारे पास पर ऑक्साइड को। कैल्शियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम का साइज हमारे पास छोटा होता था, इस वजह से वो छोटे ऑक्साइड मतलब नॉर्मल ऑक्साइड के साथ मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते। लेकिन ये तो बड़ा है, ये बड़े वाले ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। ये भी बन सकता है लेकिन ये अनस्टेबल होगा। बहरहाल हमें मिक्सचर मिलेगा, लेकिन मिक्सचर में ज्यादातर मिकदार स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की होगी जो कि डाइऑक्साइड, जो कि पर ऑक्साइड है।
स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारे पास वो बेसिक इन नेचर होते हैं। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम परऑक्साइड ये हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रोंशियम की जो हमारे पास साइज है वो बड़ी साइज है, साइज इसका बड़ा है, साइज लार्ज होता है इसका, लार्ज। जब साइज इसका लार्ज होता है तो हमारे पास इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयोनिक कैरेक्टर। जब आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। अच्छा, बेरिलियम हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर रखता है, मैग्नीशियम लेस बेसिक है, कैल्शियम हमारे पास थोड़ा ज्यादा बेसिक है, स्ट्रोंशियम उससे भी ज्यादा बेसिक है। और ये जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और परऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड ये दोनों हमारे पास वाटर में सॉल्युबल भी है। अब आते हैं बेरियम ऑक्साइड की तरफ। तो बेरियम हमारे पास सबसे लार्जेस्ट साइज रखता है ग्रुप सेकंड ए में। तो Ba size is largest of second A, Ba plus to stabilizes per oxide। Ba तब स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा जब हमारे पास ये भी बड़ा है और ये बड़े ऑक्साइड के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दे। तो बड़ा ऑक्साइड हमारे पास जो इसके साइज के मुताबिक होगा वो हमारे पास पर ऑक्साइड होगा। तो बेरियम हमारे पास स्टेबल ऑक्साइड जब बनाएगा वो पर ऑक्साइड के साथ मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास बेरियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो सिर्फ हमारे पास पर ऑक्साइड बनाएगा, और वो इस वजह से क्योंकि बेरियम का साइज भी बड़ा है और पर ऑक्साइड का साइज भी बड़ा है। तो बड़ा केटाइन जो होगा वो बड़े एनायन के साथ मिलकर हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसकी वजह से बेरियम सिर्फ फेवर करता है पर ऑक्साइड फॉर्मेशन पर ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये था हमारे पास बेरियम की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की तरफ। जो हमारे पास बेरिलियम परऑक्साइड को अगर हम बना दें, मैग्नीशियम परऑक्साइड, कैल्शियम परऑक्साइड, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड, इनमें से सबसे स्टेबल जो हमारे पास होगा वो बेरियम का ऑक्साइड होगा, और बेरिलियम का जो हमारे पास परऑक्साइड होगा वो बहुत कम स्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल होगा, इसके बनने के चांसेस भी नहीं है। बेरिलियम ज्यादा स्टेबल जो ऑक्साइड बनाता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, BeO। मैग्नीशियम हमारे पास MgO स्टेबल बनाता है, कैल्शियम हमारे पास दोनों बना सकते हैं, दोनों, लेकिन हमारे पास CaO ज्यादा स्टेबल होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, ये ज्यादा स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसी तरह स्ट्रोंशियम हमारे पास दोनों बना सकता है, लेकिन हमारे पास स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल बनाएगा और बेरियम हमारे पास पर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल बनाएगा। सेकंड ए ग्रुप के जो ग्रुप है, सेकंड ए का जो ग्रुप है वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड हमारे पास सोडियम पोटेशियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम बनाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनका साइज बड़ा है। अब इनका साइज हमारे पास छोटा है तो इनकी जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हो सकती है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के साथ सही आ सकती है। तो ये था हमारे पास ग्रुप सेकंड ए